नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत दिन बाद ये अल्फाज सुनने को मिला गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों के कहने का। अक्सर गुड इवनिंग से ही शुरुआत हुआ करती थी, लेकिन आज से गुड मॉर्निंग से शुरुआत होगी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग से शुरुआत होगी। एक्चुअली कल मैंने आप सबसे परामर्श ली थी कि बताइए कि क्लास का टाइमिंग क्या रखें। बहुत ज़्यादा मिला जुला रूप रहा। कुछ ने रात को परामर्श दिया, कुछ ने सुबह, लेकिन जो ज़्यादा संख्या थी वो सुबह 7 बजे की थी। अच्छा, लेकिन ज़्यादा संख्या की वजह से सुबह 7 बजे का बैच नहीं रखा गया। मेरा अपना भी थोड़ा सा व्यू था कि सुबह 7 बजे बैच रखा जाए। कई सारे रीज़न थे, उनमें से एक दो रीज़न मैं बताता हूँ, फिर आगे अपन क्लास को चलते हैं। ठीक है, पहला रीज़न ये था कि देखिए, जैसे आप लोग सवा सात बजे, 7:30 जो भी क्लास रहती है इंग्लिश की, 7:15 7:30, तो वहाँ पे आप 8 बजे तक इंग्लिश की क्लास देखते होंगे, 8 सवा 8 बज जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने तुरंत, आपके मन में रहता है कि 11:45 बजे अकाउंट की क्लास आनी है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरी रात आपका जो दिमाग है वो ऑनलाइन क्लास में ही रह जाता है। यानी सवा सात से क्लास है, आपने 6:30 से सुनना चालू कर दिया क्लास आने वाली है, क्लास आने वाली है, 7:15 बजे है। फिर आपने देखा 8:15 8:30 हुआ। फिर उसके बाद आपने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, फिर टेंशन, यार 11:45 बजे क्लास आने वाली है। इनको लाइव देखना होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उनका ये होता है कि जैसी क्लास पढ़ी मुझे पहले ही देखना है ना, क्योंकि उत्सुकता होती है कुछ बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके मन में वो पूरा टाइम उनको ऑनलाइन पे जाता है, रात वाला। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक सुबह टाइम रखेंगे, ताकि उठ के बच्चे एक बार जो पढ़ने वाले हैं वो सुबह देख लेंगे, और बाकी बच्चे शाम को बाकी जो है वो भी देख लेंगे, और शाम वाली जो क्लास है उसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, 7:15 बजे से। तो थोड़ा सा मोबाइल को ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा आपको, 2 ही बार लेना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट है। और लास्ट प्रॉफिट ये भी है कि जो रात वाले हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्लास वहाँ पे पड़ी रहेगी। आप सुबह देखो, शाम देखो, रात देखो, एनी टाइम आप जिस टाइम पे प्ले करेंगे वो उसी टाइम पे क्लास प्ले हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही तो प्रॉफिट है ना अमित सर की क्लासेस में, कि हर क्लास आपको पुरानी भी सारी मिलती हैं, नई भी मिलती जाती हैं, और क्लासेस हटती नहीं है। तो परेशान नहीं होने का बच्चा। हाँ, नई प्लेलिस्ट जरूर आती रहती है कभी कभी, क्योंकि कुछ स्टूपिड बच्चे जब शेयर कर देते हैं तो उस प्लेलिस्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जरूर ऐसा होता है, बाकी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो, तो जल्दी से जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, और यदि वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, नहीं आए तो मत करना, डिसलाइक भी कर देना। कुछ एक आध बच्चे डिसलाइक भी करते हैं, पता नहीं, या तो उनको पता नहीं है कि लाइक का कौन है, डिसलाइक का कौन है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए सबका रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा समझे रहा करिए। काफ़ी सारे बच्चे जैसे पूछते हैं कि सर टाइमिंग सुबह वाली ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, मैं सारे कमेंट्स देख पा रहा हूँ, लेकिन सबके कमेंट के रिप्लाई करना कठिन काम है, क्योंकि इतना जल्दी से कमेंट ऊपर होते जाते हैं कि वो थोड़ा सा विजुअल कम हो पाते हैं, इतने छोटे अक्षर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। हाँ, तो हम लोग इसका कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 8 है, 9 है। चलो ठीक है, जो भी साझेदार के प्रवेश चैप्टर का। ठीक है, चलो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ वापस। बच्चा, हम लोग नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, ध्यान से इस बात को समझिए, मैंने आपको बताया था कि एक होता है साझेदारी का पुनर्गठन। क्या बताया था? मैंने बताया था साझेदारी का पुनर्गठन। मैंने साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने बताया था कि जब साझेदारों के आपसी संबंधों में, मैंने बताया था कि जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते थे? साझेदारी का पुनर्गठन कहते थे। उसे ही क्या कहते थे हम लोग? साझेदारी का पुनर्गठन कहते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। आपसी संबंधों में जब परिवर्तन होता था, उसे ही बच्चा हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते थे। ठीक है, हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, कमेंट में मत ध्यान दिया करो, यहाँ पे देखो। साझेदारी का पुनर्गठन बोले कि जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन ही क्या था? साझेदारी का पुनर्गठन था। अच्छा, जो आपसी संबंधों में परिवर्तन था वो हुआ क्या करता था? उसकी हम लोगों ने अलग अलग विधियां बताई थी। क्या विधियां बताई थी? मैंने पहली विधि बताई थी कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। मैंने पहला विधि क्या बताई थी? कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर भी साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है में परिवर्तन पर साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि नए साझेदार के प्रवेश पर, जब भी फर्म में नया साझेदार प्रवेश लेता है तब भी साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है।
तब भी साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नए साझेदार का प्रवेश की एक कंडीशन भी साझेदारी पुनर्गठन के ही अंतर्गत आती है। ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्यों ला रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वेट करो यार, अमित सर से पढ़ने का अगर अकाउंट है ना, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमसे अकाउंट पढ़ पा रहे हो। ठीक है, बहुत सौभाग्य की बात है। ये इंटरनेट का माध्यम है, यूट्यूब एक अच्छा माध्यम हुआ जिससे मैं अपनी बात आप सबके पास तक रख रहा हूं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में अकाउंट, बहुत मजा। ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश। और तीसरी बात क्या है, अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर। ठीक है, और एक टॉपिक था जब साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाता था। ठीक है, चौथा भी पॉइंट था, जब साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाता था। अन्य साझेदारी व्यापार में क्या हो जाता था, बोले सर, विलय हो जाता था। ठीक है, अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाता था। ठीक है, व्यापार में विलय हो जाता था। मैंने आपको बताया था यही साझेदारी पुनर्गठन की क्या थी, बोले सर यही साझेदारी पुनर्गठन की दशाएं थी कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जब नए साझेदार का प्रवेश हुआ करता था तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और साझेदार के अवकाश ग्रहण पर भी ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्टों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन ने हम ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, सुन रखा है। बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं इसमें नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में। तो साझेदारी पुनर्गठन की ये भी एक दशा हुआ करती थी जिसके कारण से साझेदारी का क्या हुआ करता था, बोले सर पुनर्गठन हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जब नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो व्यापार में कुछ आवश्यक लेखे करना पड़ता है। पहले मैंने आपको बताया था नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है, पहला काम था। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था, बोले दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ करता था ख्याति संबंधी लेखे रखना पड़ता था। ख्याति संबंधी लेखे रखना पड़ता था। ख्याति संबंधी लेखे रखना पड़ता था। ठीक है, ख्याति संबंधी लेखे रखना पड़ता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, तीसरे नंबर की यदि बात की जाए बच्चा, तो अपन क्या किया करते थे, बोले ख्याति संबंधी लेखे रखना पड़ता था। और तीसरी यदि बच्चा बात की जाए तो इसमें अपन क्या किया करते थे, इसमें अपन किया करते थे कि संचय व अवतरित लाभों का समायोजन करना पड़ता था, या इनके लेके संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा करना पड़ता था। ठीक है ना, संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा करना पड़ता था, बंटवारा। ठीक, और फिर इसमें क्या था, मैंने बताया था चौथा पॉइंट कि पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना पड़ता था, या पुनर्मूल्यांकन लेखे तैयार करना पड़ता। पुनर्मूल्यांकन लेखे या खाते तैयार करना पड़ता था। पुनर्मूल्यांकन लेखे या खाते तैयार करना पड़ता था। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था इसी में कि नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में, मैंने बताया था नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में सभी साझेदारों की पूंजी व्यवस्थित करना। नए साझेदारों के पूंजी के अनुपात में, नए साझेदारों के पूंजी के अनुपात में सभी साझेदारों की पूंजी व्यवस्थित करना, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से बता रखा है। ये सारा कॉन्सेप्ट बच्चा मैंने आपको पहले से बता रखा। तो देखिए, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। मैंने आपको बताया कि नए लाभ अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कैसे करनी होती है। मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी। मैंने आपको बताया था कि नए लाभ अनुपात और त्याग अनुपात गणना करने की 4 विधियां होती हैं। पहली विधि होती थी जब नए साझेदार का लाभ का हिस्सा बस दिया हो, जैसे कि 1/8 भाग के लिए वो प्रवेश करता था, तो मैंने बताया था 7/8 करके, और पुराने साझेदारों में जब गुणा कर दोगे तो वहां पे पुराने साझेदारों का न्याय अनुपात निकल आएगा। उसके बाद वहां पे त्याग अनुपात की गणना कर लोगे, जिसका सूत्र होता था पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, मैंने बताया था दूसरा कॉन्सेप्ट होता था जब निश्चित अनुपात में क्रय करता था, निश्चित अनुपात में प्राप्त करता था, या न्याय लाभ अनुपात ही दिया होता था, तो त्याग अनुपात की गणना कैसे करना होता था, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बच्चा, इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट था ख्याति संबंधी लेखे रखने के बारे में, इसके बारे में भी हम लोगों ने जितने भी मेन सवाल थे वो सारे कर लिए, मेन भी कर लिए, सारे भी लगभग कर लिए सवाल, मतलब ख्याति संबंधी लेखे के सवाल भी हम लोगों ने कर लिए। बच्चा, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, सारी डिटेल में बता चुका हूँ, क्योंकि आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो अपन का ये है। ठीक है, वो ये है
इसलिए इनको कॉन्सेप्ट को ले रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था पुनर्मूल्यांकन लेखे, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक आधार बनाने के लिए इन कॉन्सेप्टों का इस्तेमाल किया। तो ख्याति संबंधी लेखे में मैंने आपको बताया था कि नया साझेदार जो ख्याति लाता है वो क्यों लाता है, बोले फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो बच्चा जब नया साझेदार फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति को लाता है तो उसके संबंध में लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार क्या किए जाते हैं, कुछ लेखे किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4-5 विधियां होती हैं मोस्टली। पहली विधि हमने बताया था जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, व्यापार में रहती है। एंट्री आप सबको पता है, कैश अकाउंट DR2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा मैंने आपको बताया था जब नया साझेदार पूंजी लाता है और नया साझेदार ख्याति लाता है और वो ख्याति को पुराने साझेदार व्यापार से निकाल ले जाते हैं, तो आप सबने पढ़ा हुआ था कि उसकी एंट्री सर बताया करते थे कि कैश अकाउंट DR2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2, ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 लास्ट में कैश अकाउंट हो जाता था क्योंकि वो निकाल ले जाते थे। फिर मैंने बताया था जब नया साझेदार द्वारा ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाया करता था। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था जब ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है तो उसके लिए भी मैंने बताया था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। काफी सारी बच्चे कह रहे हैं कि सर आपको इतना सारा याद कैसे रहता है। बच्चा याद ही रहता है। बच्चा मैंने बताया ना कि हम मेरे को अकाउंट पढ़ाते हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है बेटा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि याद सबसे रहता है, बस कोई मेहनत करके काम नहीं करना चाहता ना, बात ये है बेटा। ठीक है, कौन आपके लिए मेहनत करेगा, आप ये बताओ। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप मेहनत करते हो, कैसे करते हो? बेटा मैं पैसे लेता हूं ना तो मैं मेहनत करता हूं, तो ऐसा तो नहीं है। देखो एक ईमान की बात भी होती है भाई, पैसे तो हर बंदा लेता है भाई, जो आपको पढ़ाता है वो भी तो पैसे लेता है, आपकी स्कूल जहां पढ़ते हैं वहां भी तो पैसा लेते हैं, ऐसे थोड़ी फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन बात ईमान की हो जाती है, अगर ईमान अच्छा है तो मेहनत ज्यादा करता है टीचर, नहीं अच्छा है तो आपको खुद ही पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो संचय व ख्याति संबंधी लेके रखना पढ़ना हम लोग कर लिए थे। एक कॉन्सेप्ट ये था संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा। इसके बारे में केवल आप एक चीज याद रखो, मैं ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट चालू होता है। अभी तक तो वो पढ़ा रहा था जो पहले ही पढ़ चुके थे अपन ने। आज का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, आज का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, इस बात को याद रखना। तो चलो इन सबको मिटा के मैं इन पॉइंटों को डालता हूं, फिर वहां पे डिटेल करवाता हूं। ठीक है, ये तो पुराना था, ये तो आप सबको बनता था, इसमें कोई इशू वाली बात थी नहीं। तो संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर मेन बात करेंगे पुनर्मूल्यांकन खातों से संबंधित। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खातों से संबंधित बच्चे एक चीज याद रखना, इस चैप्टर से जो भी 4 नंबर में सवाल आएगा वो रिवैल्यूएशन ही आएगा, वो रिवैल्यूएशन का ही आएगा। और 3 नंबर में ख्याति से संबंधित आ सकता है, जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन का बताया है। 1 नंबर में पहली कंडीशन का आएगा, नया लाभ अनुपात व त्याग अनुपात की गणना का ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लेगा। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा A to Z, आपको आपके एग्जाम में आने वाली हर चीज मैं बताऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हो, है ना? बस ईमानदारी से पढ़ते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, बहुत मजा आएगा सभी को, है ना? फालतू में शेयर कर दोगे, निपट जाओगे, बाहर भगा दूंगा, क्या करोगे फिर? शेयर थोड़ी कर पाओगे, कुछ ना कर पाओगे। अभी तो पूरी लाइव बची है पढ़ने के लिए मेरे साथ, है ना? तो आराम से भरोसा बना के रखो तो ही मजा आएगा। चलो ठीक है, आगे चल के तैयारी करोगे तो मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा, जबरदस्त पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ भाई सब अच्छा पढ़ाता हूं मैं। चलो ठीक है, हाँ तो बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से यहां पे देखना। पहली कंडीशन थी नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करना, दूसरी थी ख्याति का समायोजन या ख्याति संबंधित लेखे करना, और तीसरी कंडीशन थी संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा। संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा, संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, एंट्री आपको याद नहीं करने की जरूरत है इसकी। संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा कभी नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। लाभों का बंटवारा, इसके संबंध में जो मेन बात है इस बात को समझो। ठीक है, बंटवारा संचय व अवतरित लाभ का मतलब वही जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या आपको मिलेगा, इस बात को भी देख लो। आपने हालांकि इसके बारे में पढ़ भी रखा है साझेदारी फर्मों के विघटन चैप्टर में। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब होता है संचय व अवतरित लाभों को से, इसका मतलब होता है संचय व अवतरित लाभों से। ये सारी चीज कहां दी होगी? बोले सर ये सारी चीज बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी होगी। ये सारी चीज कहां दी होगी? तो सर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी होगी। तो इसके बारे में क्या प्रावधान कहता है?
बोले इसके बारे में प्रावधान ये करता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर जब ये राशि दी रहती है बैलेंस शीट में, तो ये राशि नए साझेदार को नहीं दी जाती, वरन पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। मैंने क्या बताया, आपके सारे सवालों का आंसर खुद ही मिल जाएगा, आपको परेशान मत हो, ठीक है। पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। आपसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि आप बताइए पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दी जाती है कहां? बोले सर पूंजी खाते में। कहां बांटी जाती है? बोले सर पूंजी खाते में। और पूंजी खाते के भी दो भाग होते हैं, डेबिट या क्रेडिट। तो कहां बांटी जाती है? क्रेडिट में बांटी जाती है। कहां बांटी जाती है? क्रेडिट में। यही आपका क्वेश्चन रहा होगा कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में बांटी जाती है। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। पूंजी खाते में, क्रेडिट में। भाई एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट, तो क्रेडिट में बांटी जाती है। अब आप में से काफी सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे, बोले सर इन संचय, इन रिजर्व फंड और इन प्रॉफिट एंड लॉस में नए साझेदार को हिस्सा क्यों नहीं मिलता? भाई नए साझेदार को लाभ का हिस्सा क्यों मिलेगा? नया साझेदार तो आज आया है ना, तो आज के बाद के दायित्व के लिए, आज के बाद की संपत्तियों के लिए। संपत्ति का मतलब क्या है कि जहां पे जो घटी या कमी है वहां के नहीं, आगे की जो मिलेगी उन पर उनको अधिकार होगा। यानी कि जो जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस पहले के हैं, नए साझेदार के प्रवेश के पहले के, वो तो पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में पहले ले लेंगे। समझ पा रहे हो? नए अनुपात में नहीं भाई, नए अनुपात में तो नया साझेदार भी हो जाएगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है, फिर से मेरी बात को समझो, संचय व अवतरित लाभ जो भी होते हैं, ये तीनों जनरल रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व को सामान्य संचय बोलते हैं, रिजर्व फंड को संचित कोष बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लाभ हानि बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जो बैलेंस शीट में दिए रहेंगे, उन्हें साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देते हैं पुराने अनुपात में। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, और उसके जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी चीजें समझ लो, थोड़ा सा मजा तभी आएगा। तो मैंने क्या बताया कि जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में दिए होते हैं, उन्हें साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देते हैं। किन साझेदारों के पूंजी खाते में? बोले सर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। किस अनुपात में? बोले सर पुराने अनुपात में, त्याग अनुपात में मत करना, ठीक है। दोनों में अंतर समझ गए भाई। जो नए साझेदार द्वारा ख्याति लाई जाती है उसे हम त्याग अनुपात में बांटते हैं पुराने साझेदारों में, और जो फर्म में पहले से संचित लाभ, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है, उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में या लाभ हानि का बंटवारा जिसमें होता है उसमें बांटी जाती है। मतलब पुराना अनुपात में ही बांटी जाती है। बात आपको समझ में आ गई। तीसरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि संचय व अवतरित लाभों का बंटवारे के संबंध में क्या प्रावधान है। बोले समझ गया सर, संचय व अवतरित लाभ जो भी होंगे ये तीनों, वो साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग चौथे पॉइंट में चलते हैं, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जो कि आज से मेन कॉन्सेप्ट वास्तव में इस चैप्टर का चालू हुआ है। तो अभी तक तो टेलर था, पिक्चर बच्चा आज चालू हुई है, ठीक है। तो इसके चौथे कॉन्सेप्ट में आते हैं, जहां से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि इसके पहले भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना था, और यकीन मानो ये चैप्टर जितना कठिन है ना, उतना ही सरल मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इतने कॉन्सेप्ट में बता देने वाला हूं, कुछ नहीं छूटने वाला बच्चा। इससे ज्यादा आप दुनिया के किसी कोने पे नहीं पाने वाले हो। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के चेक कर लेना, जो लोग स्कूल जाते हो, जो लोग जहां भी जाते हो। मैं ये नहीं कहता, देखो हर बंदा अपने आप में यूनिक है, हर बंदे का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और मैं अपनी बात केवल यही कह सकता हूं कि मैंने जितना पढ़ा दिया ना, एज इट इज, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको इससे ज्यादा कहीं कुछ भी मिलता है, मेरी नोट से ज्यादा एक सिंगल क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिलता है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्टेटस में लगा के दिखा देना कि ये क्वेश्चन अमित सर ने नहीं लिखाया हुआ था और ये क्वेश्चन हमारे पास है, बता देना मुझे, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो अच्छे से। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है? संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये कॉन्सेप्ट हम कहां पे लाके कहां पे छोड़े। तो आपने समझा कि टॉपिक क्या है। बोले टॉपिक समझ गए हैं सर। टॉपिक ये था
कि साझेदारी के पुनर्गठन की जो नए साझेदार प्रवेश की दशाएं वाली कंडीशन हुआ करती थी, वहां पे पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना पड़ता था। और पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे तैयार करना पड़ता था, आखिरकार ये पुनर्मूल्यांकन खाता है क्या, इसमें क्या किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चे यहां से आपको थ्योरी भी आएगी कि पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं, या पुनर्मूल्यांकन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियों को भी समझाइए। ये डायरेक्ट थ्योरी के रूप में आएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, फिर पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियों को समझाइए, वो भी हम लोग बात करेंगे। फिर कल हम लोग बात करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते के प्रारूप के बारे में, और कल ही हम लोग करेंगे इनके सवालों का ऑपरेशन, जो कि बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। यकीन मानो मैंने इसका प्रारूप बताऊंगा, और प्रारूप मैंने जो एक बार बता दिया 20 मिनट 15 मिनट का प्रारूप होगा, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन के सारे सवाल लगा डालना, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला। जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी बताया था, साझेदारी के फर्म के विघटन में भी बताया था, विघटन में भी बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता क्या है? सबसे पहले तो ये चीज समझो कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का होता है। तो बच्चे याद रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का होता है। बताइए पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र प्रकृति का होता है। एक्चुअली पुनर्मूल्यांकन खाते को आप लाभ हानि संयोजन खाता भी बोल सकते हो, आप लाभ हानि समायोजन खाता भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, परेशान बच्चा मत होना। लाभ हानि संयोजन खाता भी बोल सकते हो। और आगे आप सबको पता है कि लाभ हानि संयोजन खाता भी इस एक प्रकार का क्या हुआ करता था, बोले लाभ हानि संयोजन खाता भी एक प्रकार का नाम मात्र खाता ही हुआ करता था। बच्चा आप सबको पता है कि नाम मात्र खाते वो खाते होते हैं जिनके डेबिट में समस्त क्या लिखे जाते हैं, व्यय लिखे जाते हैं, और जिनके क्रेडिट में समस्त क्या लिखे जाते हैं, बोले सर आय लिखी जाती है। बच्चा नाम मात्र खाते वो खाते होते हैं जिनके डेबिट में समस्त आय लिखी जाती है, और जिनके क्रेडिट में समस्त क्या लिखे जाते हैं, बोले सर जिनके डेबिट में समस्त व्यय लिखे जाते हैं और क्रेडिट में समस्त आय लिखी जाती हैं। अगर ऐसा कोई खाता है तो वो नाम मात्र खाता है। कुल मिला के अपन कहना ये चाहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी फर्म के जीवन काल में कितनी बार खोला जाता है। तो बोले सर कई बार खोला जाता है। कब कब खोला जाएगा? बोले दो ही कंडीशन होती हैं, या तो नए साझेदार के प्रवेश पर, बात को समझते जाना, मेरी बात को मैंने बताया ना, बहुत आराम से समझना, नए साझेदार के प्रवेश पर, या तो नए साझेदार के प्रवेश पर खोला जाएगा, या तो साझेदार के अवकाश ग्रहण पर खोला जाएगा। या तो नए साझेदार के प्रवेश पर खोला जाएगा, या तो साझेदार के अवकाश ग्रहण पर खोला जाएगा। या तो नए साझेदार के प्रवेश पर खोला जाएगा, या तो साझेदार के अवकाश ग्रहण पर खोला जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कितनी बार खोला जाता है। बोले सर पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार खोला जाता है। और कब कब खोला जाता है? बोले नए साझेदार के प्रवेश के समय और साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय। साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय, एक शब्द और लिख लो, मृत्यु के समय। मृत्यु के समय भी पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। जबकि अगर बात की जाए, आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ रखा है साझेदारी फर्मों का विघटन। आप सबको पता है कि वहां पे हम लोग बनाया करते थे वसूली खाता। आप सबको पता है कि वहां पे हम लोग एक खाता तैयार किया करते थे, वसूली खाता। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, अगर चीजें आपको याद है कि वसूली खाता किस प्रकृति का होता है। बोले वसूली खाता भी नाम मात्र प्रकृति का होता है, लेकिन वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल कितनी बार बनता था? बोले एक बार बनता था। और कब बनता था? बोले जब फर्म का समापन होता था। कब बनता था? जब फर्म का समापन होता था। बच्चा अब यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का होता है? बोले पुनर्मूल्यांकन खाता नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है। और अगर बात की जाए तो पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कितनी बार खोला जाता है? बोले सर पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार खोला जाता है। बोले कई बार कब कब खोला जाता है? बोले नए साझेदार के प्रवेश के समय खोला जाता है और साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय खोला जाता है। कई बार खोला जाता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय खोला जाता है और साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय भी खोला जाता है। आपसे इसमें से ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ये पूछ सकता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे पुनर्मूल्यांकन खाते से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एक्सप्लेन की है। अब देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता है क्या।
पुनर्मूल्यांकन खाते का मतलब होता है, ये पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है, जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन जरूर कर लेना चाहिए। जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह न्याय संगत भी होता है। आखिर ये पुनर्मूल्यांकन होता क्या है बच्चा? पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है, मैं एक लाइन पे यदि लिखूं तो गलत नहीं होगा, पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है कि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई, संपत्ति के मूल्य में कमी हुई या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, दायित्व के मूल्य में कमी हुई, दायित्व के मूल्य में कमी हुई या दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई। दायित्व के मूल्य में कमी हुई, माइनस का मतलब कमी से, प्लस का मतलब वृद्धि से। संपत्ति के मूल्य में कमी हुई या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, दायित्व के मूल्य में कमी हुई या दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई। इस बात की यदि हमें जानकारी लगाना है, इस बात की यदि हमें जानकारी लगाना है तो हमें पुनर्मूल्यांकन खाता जरूर तैयार करना पड़ेगा। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता जरूर तैयार करना पड़ेगा। बच्चे ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, अगर मेरे समझाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चैप्टर, तो दुनिया में कोई आपको नहीं समझा सकता है। ठीक है, आराम से समझना, आपको सारी बातें, आपको 2 दिन में पुनर्मूल्यांकन के बारे में पढ़ाऊंगा और आपसे नहीं बनने लगे तो फिर बताना मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा वेट किया करो, वेट करना, सारा कॉन्सेप्ट बनेगा, सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। अकाउंट का हर वो टॉपिक बनेगा जो एग्जाम में आने वाला है और जो आपकी बुक में है। परेशान मत होना, ध्यान से समझो। मैंने बताया कि पुनर्मूल्यांकन का मतलब क्या है? संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है या संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है, दायित्व के मूल्य में जो कमी होती है और दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि होती है, इस बात का पता लगाने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट बात, क्यों तैयार किया जाता है? मैंने बताया कि नया साझेदार प्रवेश के समय न्याय संगत होता है। क्यों भाई? जो साझेदार फर्म में प्रवेश करता है वो देखना चाहता है कि फर्म में जो संपत्तियां जिस मूल्य पर दर्शाई गई हैं, ध्यान से समझना, टॉपिक आने वाला है, एकदम साइलेंट मन से सुना करो, एकदम साइलेंट, हो सके ईयरफोन लगा लिया करो। ईयरफोन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ईयरफोन, सॉरी ईयरफोन नहीं, ईयरफोन। भाई इंग्लिश हमारी थोड़ा वीक है, ईयरफोन बोल दिया है, ईयरफोन है ना, ठीक है। और ढेपनी काने में लगाने वाली, समझ गए? ठीक। तो मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना न्याय संगत भी होता है, क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा वो देखना चाहेगा कि फर्म की स्थिति कैसी है, फर्म में जो संपत्तियां जिस मूल्य पर दर्शाई गई हैं क्या वास्तव में उस संपत्ति की कीमत उतनी ही है या उससे घटी हुई है, या संपत्ति या जो दायित्व दर्शाए गए हैं फर्म में पहले से उन दायित्वों में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, या कि जितने दर्शाए गए हैं उतने ही हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो संपत्तियां फर्म में दर्शाई गई हैं वर्तमान में उनका मूल्य घट के कम हो गया हो, या जो दायित्व पहले से दिए गए हों वो दायित्व आज बढ़ गए हों, इस बात का उसके मन में संशय होता है। भाई हो सकता है पहले दायित्व 10,000 रुपया के हों, आज की डेट में दायित्व 50,000 की हो गए हों, यानी कि दायित्व में 40,000 की वृद्धि हो गई हो सकता है कि जो भवन 5,000 का हो आज उसकी वैल्यू 1,000 हो गई हो, यानी 4,000 भवन के मूल्य में कमी हुई है। तो ये बात भी तो हो सकती है। तो नए साझेदार के मन में ये क्लेश हमेशा रहेगा। तो वो प्रवेश करने से पहले पुराने साझेदारों से ये तय करता है कि भाई मेरे आने के पहले आप लोग एक काम करो, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करके मुझे दिखा दो, मुझे पता चल जाए कि वर्तमान में व्यापार की या फर्म की स्थिति कैसी है। अच्छा, पुराने साझेदारों के लिए भी ये न्याय संगत रहता है। आप बोलोगे कैसे? भाई पुराने साझेदार भी ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में उनके फर्म की स्थिति कैसी है, और यदि कोई बढ़ा हुआ मूल्य है तो उसका फायदा वो पहले ही ले लेना चाहते हैं। यानी यदि संपत्ति 5,000 की थी पुस्तकों में और आज, अब ये तो पता है पुस्तकों में जो दर्शाई गई होती है वो पुस्तकीय मूल्य होता है और आज जो मूल्य होता है वो वास्तविक या बाजार मूल्य होता है। तो 5,000 रुपया, यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, परेशान मत होना, लास्ट तक सुनना। तो जो भी संपत्ति की वैल्यू दी हुई है पहले से पुस्तकों में, अगर उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, मान लो फर्म में संपत्ति दी हुई है 5,000, भाई दोनों कंडीशन हो सकती है ना, बढ़ा हुआ मूल्य भी हो सकता है, घटा हुआ मूल्य भी। तो पुराने साझेदारों को लगता है कि मान लो संपत्ति जो दिखाई गई है पुस्तकों में, अगर उसका मूल्य बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ मूल्य तो हमें लेना चाहिए, और हो सकता है जो दायित्व बढ़े हुए दिखाएंगे वो कम भी तो हो सकते हैं, तो घटा हुआ मूल्य है तो भाई वहां का जो फायदा हुआ हमें लेना चाहिए।
ये दोनों लोगों को ही फायदा होता है पुनर्मूल्यांकन बनाने से। नए साझेदार को क्या लाभ होगा, उसे फर्म की वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी कि जितनी फर्म की वास्तविक स्थिति, जो संपत्ति जिस मूल्य पर दी गई है उससे कितनी कम या कितनी अधिक है, जो दायित्व जिस मूल्य पर दर्शाए गए हैं वो दायित्व कितने अधिक या कितने कम है। पुराने साझेदारों को लाभ हो जाता है या हानि होती है, उनको भी प्रॉफिट है कि भाई अगर संपत्ति का बढ़ा हुआ मूल्य है तो उसका लाभ वो ले ले, और दायित्व का यदि घटा हुआ मूल्य है तो उसका भी वो लाभ ले ले। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो पुराने साझेदारों को लाभ हो जाता है। भाई अगर संपत्ति का मूल्य पहले 5,000 है, आज 8,000 हो गया, तो 3,000 का लाभ किसको हो गया, बोले पुराने साझेदारों को। लेकिन दायित्व का मूल्य यदि बढ़ता है तो पुराने साझेदारों को हानि होती है। होगी कि नहीं होगी भाई? यदि दायित्व चुकाने वाले हैं, यदि दायित्व 12,000 के हैं और आज 15,000 के हो गए, तो 3,000 के दायित्व क्या हो गए, बढ़ गए हैं, तो पुनर्मूल्यांकन बनेगा तो 3,000 की हानि तो होगी, सिंपल सी बात। और यदि दायित्वों के मूल्य में कमी हुई है तो पुराने साझेदारों को लाभ होता है, और यदि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है तो पुराने साझेदारों को हानि होती है। बच्चे ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगा तो ये सब जुड़ के एक हो जाएगी। मेरी बातों को सीरियसली से अच्छे से सुनना, आज और कल की क्लास तुम सुनना, तुमको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि संपत्ति के मूल्य में जो भी कमी होगी उससे क्या होगा, बोले सर पुराने साझेदारों की पूंजी में कमी हो जाएगी, और यदि दायित्वों में वृद्धि होती है तो भी कमी हो जाएगी। लेकिन यदि दायित्व घटते हैं और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में क्या होगा, बोले ऐसी दशा में पुराने साझेदारों को प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब क्या, बोले कहने का मतलब सिंपल सा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता, ध्यान से समझना, पुनर्मूल्यांकन खाते का मतलब होता है कि संपत्ति के मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है उनको लिखा जाएगा, या संपत्ति के मूल्य में जो कमी हुई है उनको लिखा जाएगा, या दायित्व के मूल्य में जो कमी हुई है उनको लिखा जाएगा, या दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उनको लिखा जाएगा। अब ये कमी वृद्धि का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई दायित्व लेनदार 10,000 के हैं और लेनदार 12,000 के हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि जो दायित्व बढ़े हैं वो 2,000 के बढ़े हैं, तो रिवैल्यूएशन में 2,000 लिखा जाएगा, जबकि रियलाइजेशन में 12,000 लिखा जाता था। रिवैल्यूएशन में 2,000 लिखा जाएगा जबकि रियलाइजेशन में 12,000 लिखा जाता था। क्योंकि वसूली खाते में वास्तविक या बाजार मूल्य और पुस्तकीय मूल्य को लिखा जाता था, जबकि यहां पे केवल बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य लिखेंगे। यह फर्क होता है, यहां पे बढ़ी हुई संपत्ति का बढ़ा हुआ मूल्य लिखेंगे। अगर भवन की कीमत 5,000 है तो यहां 5,000 नहीं लिखेंगे, अगर भवन की कीमत 7,000 हो गई है तो यहां 7,000 भी नहीं लिखेंगे, यहां पे केवल 2,000 लिखेंगे, जो संपत्ति की कीमत बढ़ी है। इसीलिए मैंने बताया कि संपत्ति की वृद्धि या कमी जो होगी वो पुनर्मूल्यांकन में लिखेंगे, दायित्व में जो कमी या वृद्धि होगी वो पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखेंगे। बच्चा धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, वेट करते रहना। अभी तो आप समझ चुके हो कि पुनर्मूल्यांकन का मतलब संपत्तियों में कमी या संपत्तियों में वृद्धि से है। पुनर्मूल्यांकन का मतलब दायित्वों के मूल्य में कमी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि से होता है। अब एक डेफिनेशन सुनो पुनर्मूल्यांकन की, आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है, ध्यान से समझना। पुनर्मूल्यांकन खाता वह खाता होता है जो नए साझेदार के प्रवेश के समय एवं साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता होता है। इसके डेबिट में समस्त व्यय एवं क्रेडिट में समस्त आय का लेखा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी फर्म के जीवन काल में कई बार खोला जाता है, जब भी किसी साझेदार का प्रवेश या अवकाश ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट है कि पुनर्मूल्यांकन खाता की प्रकृति नाम मात्र के प्रकृति की तो होती ही है, साथ ही इसे लाभ हानि संयोजन खाते के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि को दर्शाया जाता है तथा दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि को दर्शाया जाता है। यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो पुराने साझेदारों को हानि होती है, यदि दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो पुराने साझेदारों को लाभ होता है। यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो पुराने साझेदारों को हानि होती है, यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो पुराने साझेदारों को लाभ होता है। नए साझेदार को कुछ नहीं होना, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन में जो भी लाभ या हानि आएगा वो पुराने साझेदारों में बटेगा और पुराने अनुपात में बटेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कि पुनर्मूल्यांकन का लाभ किसे दिया जाता है, बोले पुनर्मूल्यांकन का लाभ पुराने साझेदारों को दिया जाता है। किस अनुपात में बटेगा, पुराने अनुपात में बटेगा। तो संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होता था, पुराने अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन का लाभ किस अनुपात में बटेगा, पुराने अनुपात में। ख्याति का बंटवारा नए साझेदार के द्वारा जो लाई गई किस अनुपात में होता है, त्याग अनुपात में। चीजें थोड़ा थोड़ा समझते जाना, फिर इकट्ठा करके बताऊंगा, परेशान मत होना। अब ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं कि
पुनर्मूल्यांकन क्या होता है, कहीं से कोई भी पुनर्मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट पूछ ले आपसे बन जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अभी तो पुनर्मूल्यांकन के बारे में बहुत सी बातें बताना शेष है। अभी तो मैंने पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में बताया है, अभी तो मैंने पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में बताया है। अभी तो जब मैं पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बताऊंगा तो मैं आपको वहां पे और डिटेल से बताऊंगा कि यदि पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ आया है तो साझेदारों के पूंजी खाते में कहां जाता है, या हानि आया है तो कहां जाता है। अभी वहां का टॉपिक नहीं, अभी पुनर्मूल्यांकन के बारे में मैं बता रहा हूं। पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं, वो तो आगे पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अभी तो डिटेलिंग बची हुई है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, ठीक है? परेशान मत होना, पूरी बातों को सुनते जाना लास्ट तक, है ना? और कल का क्लास जरूर लेना, आज और कल की 2 दिन की क्लास लेना। ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब भी बन जाएगा अपने आप, पूरे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल के सवाल बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक थ्योरी आपसे जरूर पूछी जाएगी कि पुनर्मूल्यांकन, यानी कि पुनर्मूल्यांकन के समय थ्योरी पूछी जाएगी, पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टियां समझाइए। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टियां समझाइए। पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टियां समझाइए या कीजिए। पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, बच्चा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर एंट्री क्या होती है? संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर एंट्री क्या होती है? संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर एंट्री क्या होती है? बढ़ने पर। तो ध्यान से समझना, संपत्ति के मूल्य के बढ़ने पर एंट्री क्या होती है? बोले एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट। ये डायरेक्ट एंट्री आपको याद करके जाना है, ठीक है? एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो मैं इसका नरेशन भी लिख दूं। कुछ बच्चे बोलते थे सर नरेशन आप नहीं लिखा करते हो। नरेशन लिखना जरूरी होता है, हालांकि बुक में लिखा हुआ है, लेकिन लापरवाह बच्चे सब हम ही से करवाना चाहते हैं। बीइंग इंक्रीजिंग एसेट्स, बीइंग इंक्रीजिंग एसेट्स, बीइंग इंक्रीजिंग एसेट्स, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर न एंट्री होती थी एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। 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 संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, ठीक है? तो संपत्ति के मूल्य पर कमी होने पर एंट्री क्या होती थी? बोले जस्ट इसके उल्टा हो जाती थी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस आपको एक याद करना पड़ेगा, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। नरेशन आप सबको अब पता ही चल गया होगा क्या लिखना है। बोले बीइंग डिक्रीजिंग एसेट्स, बीइंग डिक्रीजिंग एसेट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग डिक्रीजिंग एसेट्स। तीसरी एंट्री क्या हुआ करती थी? बोले तीसरी हुआ करती थी दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि होने पर, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि होने पर, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर एंट्री क्या हुआ करती थी? बोले इसके लिए एंट्री हुआ करती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। आपको अब भी याद हो जाएगी, परेशान मत होना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट। नरेशन आप सबको पता है क्या हो जाएगा? बीइंग इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीजिंग लायबिलिटीज। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीजिंग लायबिलिटीज। चौथी एंट्री क्या होती थी? चौथी एंट्री हुआ करती थी दायित्वों के मूल्य में कमी होने पर, दायित्वों के मूल्य में कमी होने पर, दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर, दायित्वों के मूल्यों में
कमी होने पर, ठीक, दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर क्या एंट्री हुआ करती थी? बोले उसकी एंट्री हुआ करती थी कि लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री आप नरेशन आप सबको पता है क्या हो जाएगा? बीइंग डिक्रीजिंग लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग लायबिलिटीज, ठीक। पांचवी एंट्री क्या हो जाएगी? बोले पांचवी एंट्री हो जाएगी पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर, लाभ होने पर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बोले इसकी एंट्री हो जाएगी पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने की एंट्री हो जाएगी बच्चा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन के हानि होने पर, पुनर्मूल्यांकन के हानि होने पर, पुनर्मूल्यांकन के हानि होने पर, हानि होने पर क्या एंट्री हो जाएगी? बोले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप में से काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये एंट्री क्या हमसे याद हो जाएगी? बिल्कुल याद हो जाएगी भैया, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है बच्चा, बिल्कुल याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई। अगर मेरे से कोई चीज याद हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? आप सब तो मेरे से वैसे भी होशियार आदमी हो, आप सभी लोग तो मेरे से वैसे भी होशियार आदमी हो, आपसे क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे नरेशन लिख दो भाई, बाई बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो याद क्या करना है, इस बात को समझो। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां कीजिए, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां कीजिए। या तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नए सरदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन हेतु कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। या तो आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि संपत्ति के मूल्य के बढ़ने पर, दायित्व के मूल्य में कमी होने पर, या संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, या पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। डायरेक्टली दे भी सकता है, तो आपको केवल एक याद कर लेना, बाकी ऑलरेडी याद हो जाएगी। कैसे, ध्यान से समझो। मैंने कैसे याद किया भाई, संपत्ति के मूल्य पर बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। संपत्ति, ध्यान से सुनना, आप अब याद करवा रहा हूं। संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन, तो दायित्व के बढ़ने पर जस्ट इसका उल्टा होगी भाई। यदि संपत्ति के बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन हुआ, एसेट्स पहले रिवैल्यूएशन बाद में है, तो यहां पे रिवैल्यूएशन पहले है, लायबिलिटीज बाद में। अब यहां पे एसेट्स तो होगा नहीं, लायबिलिटीज होगा। तो संपत्ति के मूल्य पर बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दायित्व के मूल्य पर बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज अकाउंट। संपत्ति के, याद हो गई, एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति के मूल्य पर बढ़ने पर, दायित्व के मूल्य पर बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज अकाउंट। यहां पे ध्यान से सुनो,
संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। भाई जस्ट इसका क्या हो जाएगा, बोले जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहां पे एसेट्स पहले है, रिवैल्यूएशन बाद में है, यहां रिवैल्यूएशन पहले एसेट्स पहले बाद में है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट, यहां इसका उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, लॉजिक से याद करो, रट्टा नहीं मारो, सब बिसर जाएगा। अगर आपने लॉजिक से याद किया तो ठीक है, रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा। दायित्व के मूल्य में कमी होने पर क्या था, आपको याद है पहला क्या बोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट नहीं था, एसेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन था। वृद्धि पर तो इसका उल्टा होगा, लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वहां लायबिलिटीज है, यहां एसेट्स है। तो बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लो, मैं जिस हिसाब से याद किया मैंने बता दिया। एसेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन बढ़ने पर तो उल्टा रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज अकाउंट, और कमी होने पर लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। इनका याद कर लो, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हानि होने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री याद कर लेना, डायरेक्टली एंट्री 4 नंबर में पूछी जा चुकी है। आज की क्लास बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास अपन इसके आगे से करेंगे, लेकिन कल की क्लास में एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे 5 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे। और कल की क्लास जब हो जाएगी फिर इसको आप इकट्ठा देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, वैसे आपको यहां पे भी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन कल की क्लास हो जाने दो। कल हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाते के प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, और सवालों के बारे में भी। और ये जो मैंने आज पढ़ा दिया इसको कल अपन जोड़ के बताएंगे, ताकि ये चीजें आपको क्लेरिफाई हो जाएं अच्छे तरीके से। ठीक है, वैसे आज भी समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होती हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग ही है, और क्या। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो।